नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मैंने 3-4 लोगों से सुन लिया, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन सुना है कि लोग ये कहते सुने मैंने कि अंधभक्तों में और मूर्खों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप बताइएगा, ये कहीं किसी ने, किसी फेमस आदमी ने कहा है या कहीं पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन बात मुझे बहुत पते की लगी कि बात बड़ी सही है, सही बात है। ना आप मूर्खों को समझा सकते हैं, ना प्रेजेंट वक्त के अंधभक्तों को आप समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमारे देश के नागरिक ना कि कभी तो शायद अकल सुधरेगी। तो उन्हीं अंधभक्तों को फिर मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अंधभक्तों, हमारी ना सुनिए, राहुल गांधी की बिल्कुल ना सुनिए। राहुल गांधी से आपको नफ़रत है, ये आपको मालूम है, कांग्रेस से नफ़रत है, ठीक है, उनकी ना सुनिए। लेकिन अपने बुजुर्गवार और अपने साथियों की तो सुन सकते हैं आप उनकी तो सुन लीजिए, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला है। उनका काम मार्गदर्शन करना है ना। ज़रा मुरली मनोहर जोशी की बात तो सुनिए। अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं हैं। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कृत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नासा के लोग हैं वो भी बार बार कहते हैं कि संस्कृत ये वास्तव में संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और जैसे आजकल आप क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो जब कभी होगा। अब मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि हम अपने आप को विश्व गुरु नहीं कह सकते। अंधभक्त दुनिया भर में छाती पीटते कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो विश्व गुरु है। ये अलग बात है कि हमारी इकॉनमी वापस 6 नंबर पे आ गई है। लेकिन चलिए, हमारी ना मानिए, मुरली मनोहर जोशी की तो मानिए। और मुरली मनोहर जोशी वो हैं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तिगड़ी वो है जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया। अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो आज मोदी जी क्या सत्ता में होते? नहीं होते। तो कम से कम उनकी तो बात मान लीजिए, हमारी नहीं मानते। चलिए, आप कहते हो कि भाई वो तो पुराने हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए, उनकी नहीं सुनते। अभी मौजूदा वक्त में जो आपके लिए चैनलों में डिफेंड करते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हुए आपके प्रवक्ताओं से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, उनकी तो आप मान सकते हैं बात। नहीं विश्वास है तो ये देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये नाम सुना होगा ना आपने, चैनलों पे बहुत डिफेंड करते हैं मोदी जी को। देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि कल रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री के बोलने में वो बात नहीं थी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। इनकी मानोगे? इनकी तो मानो, कम से कम मान गए भाई कि नहीं, अब दम नहीं रहा, दम निकल गया, अब हो गया काम। दूसरों को 75 साल में रिटायर कर रहे थे ना, तो खुद भी उसी लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी कह दिया बुजुर्गों ने कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद भी एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों को आपने 75 का नारा देकर एक लॉलीपॉप पकड़ा कर रिटायर कर दिया, ज़बरन रिटायर कर दिया। अब खुद पे वक्त ने रिटायरमेंट की तरफ का इशारा कर दिया है। अंधभक्तों, इतना तो समझो, ये इशारा समझ रहे हो कि नहीं? कुदरत का इशारा नहीं समझ रहे? तब ये बताइए, आपके विश्व गुरु इतने बड़े नेता हैं, सब कुछ जो है, इतने पॉपुलर नेता है, हर बार पॉपुलैरिटी चार्ट में नंबर 1 दिखाते हो आप लोग उनको, फिर उन्हें राहुल गांधी की नकल करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? नहीं विश्वास हो रहा? कमाल है। राहुल गांधी को आप कहते हो, जब भी कहीं जाते हैं नौटंकी करते हैं, ये वीडियो बनाते, वो वीडियो बनाते, लोगों से मिलाते, सब कुछ करते। मोदी जी जो है इसलिए नहीं करते, प्रधानमंत्री है, एक डेकोरम रहता है। पर अब वो राहुल गांधी वाली हरकतें क्यों करने लगे? फिर क्यों राहुल गांधी के वीडियोस की तरह वीडियोस बनाने लगे, जबकि क्लियर दिख रहा है? मैं आपको दोनों वीडियो दिखाऊंगा, राहुल गांधी के वीडियो कितने नेचुरल होते हैं और प्रधानमंत्री के वीडियोस कितने आर्टिफिशियल हैं। देखिए भाई, हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, हम थोड़ी खाएंगे। हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपये देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपये देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ।
Good morning. Good morning. Most welcome. Most welcome. Most welcome. I'm defending you people so I get hurt. God will bless you. Thank you. Up of it. समझ रहे हैं? फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये भगवान, अगर अब भी नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मोदी जी का या बीजेपी का, मोदी शाह का गढ़ कौन सा है? सबसे बड़ा गढ़ कहाँ है जहां बीजेपी को लगता है वहां कभी नहीं हारेंगे? गुजरात। गुजरात में एक शहर है सूरत, जहां विधानसभा चुनाव में आपके विधायक निर्विरोध जीत जाते हैं। उस सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की खास करके सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। वहाँ ये हाल देखा आपने? ये वीडियो तो देखा होगा। मजदूर कैसे वहाँ से पलायन कर रहे मजबूरी में, क्योंकि वहाँ गैस नहीं मिल रही, किल्लत हो रही है सब चीज़ों की। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जैसे कोविड के टाइम जाते थे। ये तस्वीर कहीं और की नहीं है, विदेशों की नहीं, भारत की, और भारत के अंदर भी सूरत की। सूरत वो प्रदेश, गुजरात का हिस्सा, जो गुजरात जो मोदी शाह का प्रदेश है। अब ये तस्वीरें भी क्या झूठ बोल रही है? इस पे भी कोई राजनीति नज़र आ रही है आपको। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा की किसी फैक्ट्री में मजदूर बवाल करते हैं तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नज़र आता है, तो सूरत के पीछे भी क्या पाकिस्तान का हाथ है जो सूरत से लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? दरअसल भाइयों, सच्चाई को समझो। सच्चाई आपको समझ में नहीं आ रही। कम से कम इतना दिमाग तो लगाओ, आंखें खोलो कि 3 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, जिसमें डिलिमिटेशन करने की कोशिश की गई, जिसमें सीटों को 850 करने की कोशिश की गई, क्यों की गई? इतना दिमाग तो थोड़ा जोर पे डालो कि क्या हुआ अचानक कि नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया है। कुछ समझो, वक्त का इशारा समझो। वक्त का इशारा ये है कि मोदी जी खुद भी ये जान चुके हैं कि अब वक्त रिटायरमेंट का आ चुका है। वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अपना पोस्ट रिटायरमेंट भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि रिटायर होने के बाद किसी और की, विपक्ष की सत्ता आ जाए, जिसको हमने खूब तंग किया है, और फिर हमारे साथ भी वैसा ही कुछ हो। इसलिए वो सिक्योर करना चाहते हैं और अपने बाद अमित शाह को अपनी जगह बिठाने की पूरे जुगत बिठा रहे हैं। इस चक्कर में सीटें भी बढ़वाना चाहते हैं। इस चक्कर में पूरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ अपने कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ताकि वक्त आने पर वो अमित शाह के लिए खड़े हों, ना कि अमित शाह के विरोध में खड़े हों। ये सारी कहानी समझिए। ये भी समझिए कि क्यों, चाहे वो एप्स्टीन का मुद्दा हो, चाहे मधु किशोर के और आरोप हो, या फिर कोई और इस तरह के जो स्वामी के आरोप हो, क्यों बीजेपी के और कोई नेता डिफेंड नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कोई भी बीजेपी का नेता, बीजेपी का आईटी सेल डिफेंड नहीं कर रहा जो उन पर कांग्रेस ने आरोप लगाए? क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा अलग थलग नज़र आ रहे हैं? क्यों ये खबरें नज़र आ रही कि आरएसएस को भी मौका लग रहा है, मिल गया? आरएसएस को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मौका सही है अपना जो वर्चस्व है उसको वापस हासिल करने का। वरना एक वक्त तो बीजेपी पे यही आरोप लगता था कि बीजेपी की सरकार आरएसएस चलाती है, आरएसएस ही सर्वे सर्वा है, लेकिन आज कहीं आरएसएस का नाम भी दिखता है। क्यों आजकल जो ये जो अराजक तत्व है, जो हिंदुत्व के नाम पर लोगों को तंग करता है, इन्हें खुली छूट मिल रही है? क्यों ये लोग किसी भी जो है वो शोरूम में चले जाते हैं, जो दादागिरी चाहते हैं वो कर लेते हैं? क्यों? वो इसलिए कि 2 चीज़ें समझ में आ गई है। एक, मोदी जी का रिटायर होना तय है, जाना तय है। दूसरा, अमित शाह को बिठाने की पूरी कवायद है, और अमित शाह को बिठाने का मतलब है कि हार्डकोर हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदुत्व का चेहरा। क्योंकि अब जो बीजेपी के साथ खड़ा है ना आज की डेट में, जो हार्डकोर अंधभक्त आंख मूंद करके बीजेपी को वोट देने वाला, वो वोट सिर्फ वही है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट देगा। अब हिंदुत्व के लिए जब मुकाबला योगी आदित्यनाथ और
अमित शाह के बीच होगा तो जाहिर सी बात है जो हार्डकोर हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ आदमी है वो योगी आदित्यनाथ को चुनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अमित शाह की छवि भी ऐसी बनाया जाए कि अमित शाह हिंदुत्व के हृदय सम्राट होंगे। इसलिए ये सारी कवायद की जा रही ताकि योगी आदित्यनाथ को आगे ना आने दिया जाए। ये सारा गणित समझने के लिए अकल को खोलना ज़रूरी है। भक्त बनो, अंधभक्त ना बनो। भक्त सबकी सुनता है, करता अपने दिल की है, लेकिन अंधभक्त सुनता भी एक ही की है, करता भी एक ही का है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।